Hello, my dear students. Good morning to all of you. Today we will discuss about the economics of class 12th CBSE, in which we will study about the chapter Rural Development, part 2. The major concepts are agricultural marketing and agricultural diversification. So now we will do the detailed study about the agricultural marketing and agricultural diversification. In this chapter, in previous part, we have studied about the key issues of rural development, the definition of rural development, and the challenge of rural credit. First, agricultural marketing. So what is the agricultural marketing? First definition: it includes gathering the produce after harvesting, processing the produce, grading the produce according to its quality, packaging the produce according to buyers' preferences, storing the produce for future sale, and selling the produce when price is lucrative. तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है जो किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। गैदरिंग के बाद में प्रोसेसिंग। गैदरिंग मतलब कि जहाँ पर भी प्रोडक्शन हुआ है उसको कलेक्ट करना, जिसको जनरली फार्मर है वो सेल करते हैं, और जो बिजनेसमैन होता है वो अलग अलग फार्मर से परचेज करके फार्म प्रोड्यूस को गैदर करता है, इकट्ठा करता है। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक बहुत लंबा प्रोसेस है। सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कि किसी भी एग्रीकल्चरल फार्म से कंज्यूमर तक प्रोडक्शन पहुंचता है तो वो पूरा प्रोसेस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के थ्रू होता है। तो पहले मान लीजिए खेत में प्रोडक्शन हो गया, तो फिर बिजनेसमैन अलग अलग फार्मर से उसको परचेज करेगा, तो गैदरिंग और प्रोडक्शन हो गया। प्रोड्यूस जो है उसकी गैदरिंग हो जाएगी हार्वेस्टिंग के बाद में, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको प्रोसेस किया जाएगा, फिर उसकी ग्रेडिंग की जाएगी। ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। कुछ गुड क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है, कुछ इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, तो उसको उसके अनुसार उसकी ग्रेडिंग की जाती है। फिर पैकेजिंग, कि कुछ बायर्स होते हैं वो गुड क्वालिटी प्रोड्यूस की मांग करते हैं, और कुछ बायर्स होते हैं वो कम रेट वाला, चीपर रेट वाला प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, तो इसके अनुसार उसकी पैकेजिंग की जाएगी। स्टोरिंग द प्रोड्यूस, और फिर प्रोड्यूस को स्टोर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर उसी समय नहीं कि जब प्रोडक्शन हुआ उसी समय कंज्यूमर उसको यूज़ करे। तो प्रोडक्शन एक टाइम में होता है और उसका कंजम्पशन लंबे समय तक, साल भर तक चलता रहता है, तो उसको स्टोर करके रखना भी ज़रूरी है। एंड स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्शन फॉर फ्यूचर सेल करने के लिए उसको स्टोर करके रखा जाएगा। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन प्राइस इज ल्यूक्रेटिव, और जब प्राइस अच्छी आएगी तो स्टोरेज किया हुआ है वो मार्केट में सेल किया जाएगा। जनरली फार्मर्स है वो भी अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं ताकि उनको फ्यूचर में जब अच्छी प्राइस मिले तब वो सेल कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है। जनरली जो शॉपकीपर होते हैं या फिर ट्रेडर्स होते हैं वो फार्मर्स से प्रोड्यूस कलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में खुद वो अपना स्टोर करके रखते हैं, और मार्केट में जब अच्छी रेट मिलती है तब बेचते हैं, तो ज़्यादा प्रॉफिट है वो बिजनेसमैन ले लेते हैं। तो जनरली हमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के प्रोसेस को समझना है कि फार्मर के खेत में जो प्रोडक्शन होता है और फिर जब वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है तो बीच में जितनी प्रोसेसिंग होती है, जितना कुछ होता है, वो सब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का पार्ट होता है। मेजर्स एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केटिंग सिस्टम। अब मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट कर रही है इसको समझना है। मतलब कि किसान को भी लॉस नहीं हो, किसान को अपने प्रोडक्शन का सही दाम मिले और कंज्यूमर को भी रेट सही मिले। तो इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स फॉलो करती है उसकी हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज दैट रेगुलेटेड मार्केट्स। Regulated markets is very much important. Regulated markets have been established where sale and purchase of the produce is monitored by the market committee, including representatives of government, farmers and the traders. तो रेगुलेटेड मार्केट्स वो होते हैं जिसको जनरली हम मंडी बोलते हैं। तो
तो वहाँ पर वो एक रेगुलेटेड मार्केट है और वहाँ पर एक कमेटी के द्वारा सेलिंग और परचेजिंग की जाती है और वहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो वो कमेटी के द्वारा मार्केट कमेटी बनाई जाती है और उसके अनुसार ही वो मार्केट रेगुलेट किया जाता है। और उस कमेटी में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव और ट्रेडर्स के रिप्रेजेंटेटिव। तो एक वो कमेटी डिसाइड करेगी ताकि फार्मर्स का भी लॉस नहीं हो, ट्रेडर्स का भी लॉस नहीं हो और गवर्नमेंट भी इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से देख सके, रेगुलेट कर सके। तो इस वजह से ये रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए जाते हैं। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जनरली बनाई जाती है, उसका क्या काम होता है? द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज एज मेंबर्स ऑफ दीज सोसाइटीज फार्मर्स फाइंड देमसेल्व्स बेटर बार्गेनर्स इन द मार्केट, गेटिंग बेटर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस थ्रू कलेक्टिव सेल। अब ये फार्मर्स का एक प्रकार से एसोसिएशन होता है और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो अपने प्रोडक्ट के लिए बार्गेनिंग करवाते हैं, मतलब कि वो अपने प्रोडक्ट की रेट अच्छी दिलवाने के लिए प्रयास करते हैं और मिलकर के सभी फार्मर्स मिलकर के अपना प्रोडक्ट्स फार्म प्रोड्यूस है उसको सेल करते हैं। तो कलेक्टिव सेल करने की वजह से ट्रेडर्स भी उनको सही दाम देंगे और अगर मान लो सभी किसान अलग अलग जगह पे अपना प्रोडक्शन बेचेंगे तो फिर उनको सही दाम नहीं मिलेगा। तो एक कलेक्टिवली सेल करने का जो प्रोसेस है वो हम इसके अंदर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज़ में शामिल करते हैं। तो सिंपल टर्म में हम समझ सकते हैं कि सभी फार्मर मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे और वो सभी मिलकर के अपना प्रोडक्शन है वो मार्केट में सेल करेंगे ताकि उनको अच्छी रेट मिल सके। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ये भी काम होता है कि वो जो इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चरल इनपुट जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, उसको भी परचेज करते हैं। Next point is that provision of warehousing facilities. Warehousing facilities that means the storage facilities. और अगर किसानों को स्टोरेज फैसिलिटी मिलेगी तो जब तक उनको प्रोडक्शन का रेट सही नहीं मिल रहा है, फार्म प्रोड्यूस की रेट अगर मान लो मार्केट में अच्छी नहीं है, तब तक वो वेयर हाउस में रखेंगे और फिर बाद में जब मार्केट में उसको अच्छी रेट मिलने लगेगी तब उसको सेल करेंगे। विद द व्यू टू अवॉइडिंग डिस्ट्रेस सेल द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से वो अपना प्रोडक्शन वहाँ पे जो भी फूड ग्रेन्स है उसको वेयर हाउस में रख देंगे। तो ऐसी सुविधा से किसानों को फ़ायदा होगा ताकि कोई भी ट्रेडर है वो जब मार्केट में कम रेट है तो उस समय खरीदे, तब क्या होगा कि किसान को लॉस हो जाएगा, तो किसान मजबूर नहीं होगा कम रेट पे बेचने के लिए। और वेयर हाउस की फैसिलिटी नहीं होगी तो कोई भी फार्म प्रोड्यूस वो अपने घर पे रखेगा और तो पहली बात तो उसके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी और फिर रख भी देगा तो फिर उसको फार्म प्रोड्यूस या फिर फ्रूट ग्रेन्स के ख़राब होने की संभावना होती है। तो फूड ग्रेन्स को ख़राब होने से बचाने के लिए वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी अब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट एंड समटाइम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट कि किसान अपने खेत में जो प्रोडक्शन करता है उसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में, तो कभी कभार गवर्नमेंट सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि कम रेट में वो प्रोडक्शन दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सके। रेलवेज आर ऑफरिंग सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू द फार्मर्स टू ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू द अर्बन मार्केट्स वेयर ऑफन दे गेट ए बेटर डील। तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में और जहाँ पे मंडी होती है, रेगुलेटेड मार्केट्स होते हैं, वहाँ तक फार्म प्रोड्यूस लाने के लिए उनको सब्सिडी दी जाती है ताकि मतलब कि जो रेलवे का किराया होता है उसमें उसको थोड़ी कमी की जाती है, कम किराए में उसका वो सामान या फिर फार्म प्रोड्यूस है वो मंडी तक पहुंचा सकते हैं। जनरली ये उस जगह के लिए सूटेबल रहता है जहाँ पे रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल होती है और जहाँ पे ऐसे दूर दराज के गांव होते हैं जहाँ पे रेलवे की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर वो ये फैसिलिटी किसानों को नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन and information regarding farm produce, their prices and their demand, quality etc. The information is provided to the farmers और फार्मर्स को ये अगर मान लो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो अपने प्रोडक्शन को सही दाम पे बेच पाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया आर एक्टिवली एंगेज्ड इन ऑफरिंग मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द फार्मर्स। तो प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आती रहती है
कि देखो मंडी में जैसे क्या भाव चल रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन के, कोई भी फूड ग्रेन के क्या भाव चल रहे हैं, तो वो क्लियरली न्यूज़पेपर में हमेशा आता है। और भी मीडिया में बहुत सारी जानकारी आती है, किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किसानों को मिल सके। प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, जैसे नेट पर इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किसान को मिलती है, और रेडियो या टेलीविज़न के माध्यम से भी किसान को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ताकि किसान अपना प्रोडक्शन है वो सही दाम पर मार्केट में सेल कर सके। पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्राइस बिहेवियर इन द मार्केट, और प्राइस बिहेवियर किस टाइप से चल रहा है, कब तक प्राइस बढ़ रही है, घट रही है, पूरे प्राइस का पूरा बिहेवियर है वो किसान को समझ में आ सके, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन किसान को मिलती रहती है। तो इसमें किसानों को अवेयर रहने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन गेन करे और उसी के अकॉर्डिंग अपना बिहेव करे और इसी के अकॉर्डिंग अपना मार्केट में सेलिंग और परचेजिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पॉलिसी मेजर्स इंक्लूड्स 3 points: MSP एंड बफर स्टॉक एंड PDS। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बफर स्टॉक एंड PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये किसानों के लिए यही फ़ायदेमंद होगी। और बाकी जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी में दो चीज़ मैंने बताई, बफर स्टॉक और PDS, तो वो भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट है। तो पहले देखते हैं MSP क्या होती है। MSP इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने MSP पॉलिसी फॉलो की है। MSP इज एन एश्योरेंस टू द फार्मर्स दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट एट द स्पेसिफाइड प्राइस। तो एक गवर्नमेंट एक प्राइस देती है, उस प्राइस पे खुद किसानों से उनका फार्म प्रोड्यूस परचेज करती है। और अगर किसान को मार्केट में रेट कम मिलती है तो फिर वो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट जो डिसाइड करती है, उस रेट पे वो गवर्नमेंट को भी सेल कर सकती है। तो ये एक पॉलिसी मेजर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने से क्या होगा, किसान को अगर लॉस हो रहा है मार्केट में, अगर रेट बहुत डाउन हो जाती है, तो फिर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसान अपना प्रोडक्शन है वो गवर्नमेंट को सेल कर सकता है। फिर दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जो गवर्नमेंट परचेज करती है फूड ग्रेन्स, उसका एक बफर स्टॉक बनाती है। बफर स्टॉक उस समय काम में लिया जाता है जब अगर मान लो कहीं अकाल पड़ जाता है, या तो उस समय बफर स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो बफर स्टॉक क्या होता है कि एक किसानों से जो फूड ग्रेन्स परचेज किए जाते हैं उसको गवर्नमेंट स्टॉक बना करके रखती है। और फिर PDS का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो ऐसी स्कीम्स होती है जैसे अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, इनके द्वारा गरीबों को और बुजुर्ग लोगों को अनाज वितरित किया जाता है। उस सिस्टम को बोलते हैं PDS सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया कि मार्केट, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग अगर गवर्नमेंट अच्छी तरह से डेवलप करेगी तो उससे किसानों को फ़ायदा होगा। जनरली देखा जाता है कि गवर्नमेंट एफर्ट करती है लेकिन वो इनसफिशिएंट होते हैं, या फिर किसान उसको उसकी जानकारी नहीं होती है। तो जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम के लिए बेटर करने के लिए जो गवर्नमेंट जो एफर्ट्स करती है, तो ज़्यादातर किसान उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, और जनरली वो बिजनेसमैन के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा ठगे जाते हैं और उनको अपने प्रोडक्शन की सही रेट नहीं मिल पाती है। तो इस तरह कुछ अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल भी तैयार किए गए। दैट इज ऑल्सो अ रे ऑफ होप। डायरेक्ट सेल्स बाय द फार्मर्स टू द कंज्यूमर्स। तो अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल में क्या होता है कि फार्मर्स है वो कंज्यूमर को डायरेक्टली अपना फार्म प्रोड्यूस सेल करते हैं। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान आर लॉन्चिंग दिस चैनल थ्रू अपनी मंडी। तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी नाम से अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल बनाया हुआ है, जिसमें फार्मर्स है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को अपना प्रोड्यूस सेल करते हैं। इसके अलावा बिग बाज़ार जो है, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज लॉन्चिंग इट थ्रू रायतू बाज़ार, बिग बाज़ार, रायतू बाज़ार, एंड द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज लॉन्चिंग इट थ्रू उंझावर सैंडीज। तो अपनी मंडी, बिग बाज़ार्स, रायतू बाज़ार्स, उंझावर सैंडीज, ये कुछ अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स है जिसके द्वारा फार्मर्स डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस कंज्यूमर्स को सेल करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। So first we will know about the definition of
agricultural diversification. So what is the definition? Diversification includes two aspects. One relates to diversification of crops production and the other relates to a shift of workforce from agriculture to other allied activities. तो पहली बात तो क्रॉप प्रोडक्शन का डाइवर्सिफिकेशन करना कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह की क्रॉप्स है वो फार्म में प्रोड्यूस करना। तो अलग अलग तरह की क्रॉप फार्म में प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा कि अगर मान लो एक क्रॉप की रेट डाउन हो जाती है, एक पर्टिकुलर फूड ग्रेन की रेट डाउन हो जाती है, तो कम से कम दूसरे फूड ग्रेन की रेट थोड़ी ज़्यादा होगी तो उसमें किसान को फ़ायदा हो सकता है। और वैरायटी ऑफ फूड क्रॉप्स अगर मार्केट में अगर हम फार्म में प्रोड्यूस करेंगे तो उससे उसकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। तो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें अलग अलग तरह की फसल उगानी पड़ेगी और उसी को हम बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो है शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज़। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो उसमें जनरली क्या होता है कि एक खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे उसी खेत में 5 लोगों की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे 7 लोग या 8 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग एक्स्ट्रा होते हैं। इसी टाइप से वो 3 लोग क्या होता है जनरली वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते क्योंकि खेत की साइज़ तो छोटी होती है, तो उसके अनुसार जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको क्या करना होता है कि दूसरी जगह शिफ्ट करना होता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से हम दूसरी जगह उनको शिफ्ट करेंगे, दूसरी जगह उनको, तो फार्मिंग सेक्टर में हम जनरली देखते हैं कि वर्क फोर्स ज़्यादा लगी रहती है, तो वहाँ से कुछ लोगों को हटा करके दूसरा जॉब देना, दैट इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर रिलेट्स टू एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, इसके अलावा और भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। तो बेसिकली हम इन चीज़ों की स्टडी करेंगे कि एग्रीकल्चर के अलावा हम ये कुछ दूसरे एक्स्ट्रा काम करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो फिर एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन होगा और फिर बेरोज़गारी की समस्या दूर होगी। तो इन सभी पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन और गांवों में बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। अगर एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए तो बेरोज़गारी की समस्या को हम दूर करने में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सो इन एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, कैटल एंड गोट्स, शिप आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया। तो जो लाइव स्टॉक है उसके अंदर जनरली एनिमल हस्बेंड्री में हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो पोल्ट्री है या फिर कैटल है या गोट, शिप, काऊ, बफेलो, तो इन सब को ये हमारा लाइव स्टॉक है और उसके ऊपर अगर मान लो हम फोकस करेंगे और किसान अगर मान लो वहाँ पे अपना जॉब ढूंढेंगे और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त करेंगे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर हो सकती है। अब इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है? पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर 42%, कैटल 25% एंड गोट्स, शिप नियरली 20% शेयर इन टोटल लाइव स्टॉक इन इंडिया। तो टोटल लाइव स्टॉक में से 42% पोल्ट्री और 25% कैटल और 20% इसके अंदर गोट्स एंड शिप। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज द फिशरीज। फिशरीज इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन अवर कंट्री एंड मैनी पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन फिशरीज। केरला, महाराष्ट्र, Gujarat and Tamil Nadu are the principal states in India where fisheries is an important source of livelihood in the rural areas। तो ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे फिशरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जहाँ पे लोगों के रोज़गार का जरिया है। ऐसे स्टेट्स जो समुद्र के किनारे पे हैं तो वहाँ पे फिशरीज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। द फिशिंग कम्युनिटी इन इंडिया डिपेंड्स ऑलमोस्ट इक्वली ऑन इनलैंड सोर्सेज एंड मैरीन सोर्सेज ऑफ फिशेज। तो इनलैंड सोर्सेज तो मैंने आपको बताया और मैरीन सोर्सेज जो मतलब कि समुद्र का किनारा। तो इनलैंड सोर्सेज हो गए और मैरीन सोर्सेज हो गए। इनलैंड सोर्सेज में क्या क्या आएगा? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, वाइल मैरीन सोर्सेज इंक्लूड सीज एंड ओशियंस। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज ऑल्सो द एग्रीकल्चरल एलाइड एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में हॉर्टिकल्चर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करते हैं हॉर्टिकल्चर क्या है।
हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स बिसाइड्स सेवरल अदर्स। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स के अलावा और भी कुछ इससे मिलते जुलते चीज़ें होती है, उसका प्रोडक्शन होता है, तो हम उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ओवर टाइम दीज हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इंडिया अंडर हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एक सब्सटेंशियल इंक्रीज हुआ है, समय के साथ में बहुत परिवर्तन हुआ है, और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इनकम भी जनरेट हुई है, लोगों को रोज़गार भी मिला है, जिससे रोज़गार के अवसर वहाँ पर बढ़े हैं। हॉर्टिकल्चर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंटली इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो ये सब हॉर्टिकल्चर सेक्टर के डेवलप होने की वजह से हैं। तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें हम और उसको और ज़्यादा बढ़ावा दें, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा सोर्स साबित हो सकता है। वी आर एमर्जिंग एज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, बनानाज, कोकोनट्स, कैशू नट्स एंड अ वैरायटी ऑफ स्पाइसेस। तो मैंगोज, बनाना, कोकोनट, कैशू नट्स और स्पाइसेस के मामले में हम इंडिया में, हमारा देश वर्ल्ड फेमस है और उसमें हम एक लीडिंग रोल कर रहे हैं और विदेशों में हमारी पहचान है। सो हॉर्टिकल्चर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटी। नेक्स्ट, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जनरली कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो होती है, जनरली लोग घर पे ही अपना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हाउस होल्ड इंडस्ट्री में आता है, कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। और घर पे ही जैसे जनरली हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं और हाथ से बनाकर कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसकी मार्केट में उसको सेल करते हैं, तो उसकी भी विदेशों में भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और लोग उसकी डिमांड करते हैं, ताकि वो भी एक रोज़गार का एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। बर्तन बनाने का काम करते हैं अक्सर लोग, तो ये और उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। So first thing is that traditionally this industry has been dominated by activities like spinning, weaving, dyeing and bleaching. तो स्पिनिंग, वीविंग के अलावा डाइंग और ब्लीचिंग का काम भी है, वो कॉटेज सेक्टर इंडस्ट्री में आता है। तो जो टाइप की एक्टिविटी है उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रिसेंट पास्ट सम न्यू हाउस होल्ड एक्टिविटीज लाइक सोप मैन्युफैक्चरिंग, डॉल मेकिंग, मशरूम कल्टिवेशन एंड बी कीपिंग have emerged as alternative source of income generation. तो presently डॉल मेकिंग या मशरूम कल्टिवेशन और शॉप मैन्युफैक्चरिंग, तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है और जिसको हम कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री में शामिल करते हैं, और ये एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। विलेज में अगर मान लो इसको बढ़ावा दिया जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटी है, जिसमें लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ ये काम भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं, और रूरल एरिया में जनरली बेरोजगारी को दूर करने का एक अच्छा साधन हो सकता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड इट इज़। और गाँवों में बेरोजगारी दूर करने के लिए इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जनरली जो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसमें इंटरनेट के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ें की जाती है, जैसे कि ईमेल के थ्रू किसी को कुछ भेजना है, या फिर जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है, या फिर किसी जगह पे अगर मान लो कोई वैकेंसी है किसी पोस्ट के लिए, तो इसके संबंधित इन्फॉर्मेशन है, मनी ट्रांसफ़र करना है। और गांव में अक्सर जो होता है कि लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ रेवेन्यू से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी अगर निकालना है, तो आजकल कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वो निकाले जाते हैं। इन दिस वी विल से द आईटी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल एज एन ऑप्शन फॉर लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज़। तो रूरल एरिया में अगर मान लो हम आईटी सेक्टर को डेवलप करेंगे तो कई लोगों को रोज़गार वहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ई मित्र। तो ई मित्र पे लोग जो काम करते हैं उनके लिए एक ये रोज़गार का अच्छा अवसर है, और वो उनका रोज़गार के अवसर के साथ साथ लोगों को भी सारी सुविधाएं उसमें मिल जाती है। सर्विसेज लाइक ई मेलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू डिफरेंट प्लेसेज, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, और जनरली लोग डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र करना होता है, और मनी ट्रांसफ़र करने का काम भी अक्सर होता है। तो ये सब चीज़ें आजकल गांवों में अगर डेवलप की जाए तो कुछ लोगों को उससे रोज़गार मिल जाएगा,
और गांव के लोगों को ये सब सुविधा मिल जाएगी और एक गांव है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। नेक्स्ट थिंग इज दैट सेलिंग दीज सर्विसेज द ऑपरेटर्स ओनर्स ऑफ द कियोस्क आर लाइकली टू मेक अ रीजनेबल लिविंग। तो कियोस्क या ई मित्र वाले जो लोग होते हैं तो इससे उनको एक अच्छी मतलब लाइवलीहुड का ऑप्शन है ये, और अच्छी इनकम उससे जनरेट हो सकती है और बेरोजगार की समस्या दूर हो सकती है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या होती है। सो आई होप दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।